हम उस पार कैसे जाएं? आखिरी बात जो उसने कही थी वो एक सवाल था। बेस कैंप पर किसी को जवाब नहीं था। किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा। यह 17 अक्टूबर 2011 था और 3 आदमी नेपाल के अन्नपूर्णा के दक्षिणी मुख पर 21,000 फीट की ऊंचाई पर गहरी मुसीबत में थे। उनमें से एक ने पहाड़ों में मरने की उम्मीद की थी, दूसरे ने इसी जगह पर अपनी जान लगभग खो दी थी, लेकिन वे यहां एक दिल छू लेने वाली वजह से वापस आए हैं। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, तापमान 0 से नीचे चला गया और तेज हवाएं चलीं। उनमें से एक ने रेडियो पर एक डरावना सवाल पूछा। फिर सन्नाटा छा गया। 10 दिन बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर ठीक इसी जगह से गुजरेगा और उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अन्नपूर्णा पर्वतारोही पहले ही मर चुके थे और ये बात सबको पता थी। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। अक्टूबर 2011 की शुरुआत में 3 कोरियाई पर्वतारोहियों की एक छोटी टीम अन्नपूर्णा वन के बेस कैंप पर पहुंची। समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पथरीला और वीरान कैंप पहाड़ के दक्षिणी चेहरे के ठीक नीचे था। यहां से अगले कुछ दिनों में पर्वतारोही अनुकूलन करने लगे, साफ आसमान का इंतजार करते हुए, क्योंकि वे हिमालय की सबसे घातक पर्वत चोटी पर सीधा इतिहास रचने की योजना बना रहे थे। बेस कैंप की टेंटों में सिमटे पर्वतारोहियों में पार्क योंगसुक भी थे। पार्क 47 साल के थे और अपने जीवन के 3 दशक पहाड़ों में ऐसे काम करते बिताए जिन्हें अधिकांश लोग असंभव मानते हैं। उन्होंने 1993 में पहली बार एवरेस्ट की चोटी छुई थी। 2001 तक उन्होंने दुनिया की सभी 26,000 फीट से ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ाई कर ली थी। ऐसा करने वाले वे इतिहास में 8वें व्यक्ति और पहले कोरियाई बने थे। अगले साल उन्होंने हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा। फिर 2004 में उन्होंने बिना किसी सहायता के दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग की, 44 दिनों तक अपनी खुद की स्लेज खींचते हुए, बिना किसी पुनः आपूर्ति या मदद के। और 1 मई 2005 को 15 महीने बाद उन्होंने फिर से बिना किसी सहायता के कनाडा की तरफ से उत्तरी ध्रुव तक स्कीइंग की। उस दिन वे इतिहास में पहले और एकमात्र व्यक्ति बने जिन्होंने ये सब किया। इसे उन्होंने सच्चे खोजकर्ता का ग्रैंड स्लैम कहा। तब से कोई इसकी बराबरी नहीं कर पाया। लेकिन इन सबके पीछे एक खास वजह थी जो उन्हें 2007 से आगे बढ़ा रही थी। उस साल पार्क एवरेस्ट के दक्षिण पश्चिमी दीवार पर कोरियाई युवाओं की टीम के साथ नई लाइन पर रस्सी लगा रहे थे। ली ह्यूनजो और ही जून, कोरिया के 2 सबसे होनहार युवा पर्वतारोही, दोनों को पार्क ने प्रशिक्षित किया था। 25,300 फीट की ऊंचाई पर कैंप 4 में थे जब उस अभियान का पहला गंभीर हिमस्खलन ढलान से नीचे आ गया। टेंट एक पल वहां था और अगले ही पल गायब हो गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पार्क महीनों तक एकांतवास में चला गया। जो लोग उसे जानते थे उन्होंने कहा कि वह सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा था। यह बात आसानी से समझी जा सकती थी। कोई भी प्रशिक्षक, कोच या शिक्षक इसे समझ सकता है। महीनों के शोक के बाद पार्क फिर सामने आए और सार्वजनिक घोषणा की। वो मृत पर्वतारोहियों के लिए रास्ता पूरा कर रहे थे। उन्होंने यह काम वसंत 2009 में किया, जिसे अब कोरियाई पत्रिकाएं पार्क का कोरियाई मार्ग कहती हैं। ये एवरेस्ट पर उस समय स्थापित अंतिम बड़ा नया मार्ग था। यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने उन्हें अंधेरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक पर्वतारोही के रूप में 2011 तक पार्क का कोरियाई मार्ग इस रॉकस्टार के लिए पुराना हो चुका था। वो अतीत की महिमा में नहीं नहाना चाहते थे। नहीं, वो हमेशा भविष्य की ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, अब वे आगे क्या जीत सकते हैं? सबसे कठिन चुनौती कौन सी थी? उन्होंने तब अन्नपूर्णा की दक्षिणी दीवार जैसी घातक पर्वतारोहण पहेली को चुनौती देने का निर्णय लिया। अब अन्नपूर्णा वन किसी भी मापदंड से देखें तो पृथ्वी पर सबसे खतरनाक 26,000 फुट ऊंचे पर्वतों में से एक है। यह 26,545 फीट ऊंचा है और जब पार्क अक्टूबर 2011 में वहां पहुंचे तब तक शिखर तक पहुंचने के लगभग 191 सफल प्रयास और 61 मौतें दर्ज थीं। हर 3 पर्वतारोहियों में से एक की शिखर तक पहुंचने की कोशिश में मौत हो गई थी।
सोचिए, अगर आज हाईवे पर निकलने वाले हर 3 में से एक व्यक्ति घर नहीं लौटा। अगर इसे संदर्भ में देखें तो एवरेस्ट के पूरे इतिहास में ये अनुपात लगभग हर 30 शिखरारोहण पर एक मौत के आसपास है। अन्नपूर्णा सचमुच 10 गुना ज्यादा घातक थी। इस पर्वत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पार्क इन खतरों से वाकिफ थे। दरअसल उन्होंने 1996 में अन्नपूर्णा पर पहले ही चढ़ाई कर ली थी। वो यह केवल शिखर तक पहुंचने नहीं, बल्कि इतिहास रचने आए थे। पार्क अन्नपूर्णा की दक्षिणी दीवार से चढ़ाई की योजना बना रहे थे। देखिए, मैंने कहा है कि इस पर्वत को हल्के में न लें, मगर इसकी दक्षिणी दीवार के लिए खास चेतावनी जरूरी है। अन्नपूर्णा वन की दक्षिणी दीवार लगभग 10,000 फीट ऊंची है, जिसमें लगभग सीधी खड़ी चट्टानें, बर्फ, लटकते हुए सेराक्स और गहरे नाले हैं। यह अन्नपूर्णा अभयारण्य के ऊपर एक दीवार की तरह खड़ी है और इसकी बनावट एक चीज को बेहद शानदार तरीके से करती है। ये ऊपर से टूटकर गिरने वाली हर चीज, चाहे वह चट्टान हो, बर्फ हो या हिम, को सीधा चढ़ाई के रास्तों पर और उन पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति की ओर ले आती है। छुपने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही किनारे की ओर जाने के लिए कोई कगार है। एक बार जब आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका या तो ऊपर चोटी पार करना है या फिर उसी रास्ते से वापस लौटना है जिससे आप आए थे। पार्क जिस खास रास्ते पर चढ़ना चाहते थे वो ठीक इसी शूटिंग गैलरी के बीचों बीच था और इसका इतिहास डरावना था। 1970 में दक्षिणी ढलान पर एक ब्रिटिश अभियान में पर्वतारोही खो गए थे। 1992 में फ्रांसीसी पर्वतारोही पिएरे बेगुइन, जिन्हें अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठों में गिना जाता था, ने भी यही रास्ता आजमाया था। उन्हें पीछे हटना पड़ा। एंकर फेल होने से वे गिरकर जान गंवा बैठे। 2007 में स्विस तेज रफ्तार पर्वतारोही उएली स्टेक ने इसे आजमाया। उन्हें गिरते हुए पत्थर ने सिर पर चोट मारी। वे बेहोश हो गए और दीवार से 1000 फीट नीचे गिर गए। वो बस किसी तरह बच पाए। पार्क ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि ये पहाड़ कितना खतरनाक है। 2010 में पार्क और 2 पर्वतारोहियों ने यही रास्ता आजमाया था। वे ऊपर चढ़ रहे थे, तभी एक इंसान के आकार का बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा और उनके साथी से टकरा गया, जिससे आपातकालीन निकासी करनी पड़ी। यही उस रास्ते का रिकॉर्ड था जिसे पार्क अक्टूबर 2011 में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। असफलता की संभावना सफलता से कहीं ज्यादा थी। दुनिया का हर गंभीर पर्वतारोही इसे जानता था। कोरियन अल्पाइन फेडरेशन भी इसे जानता था। पार्क, जिन्होंने हर बड़े साउथ फेस प्रयास का अध्ययन किया था, इसे सबसे बेहतर जानते थे। असल में जाने से पहले उन्होंने ये कहा था, मेरे मरने की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं हर दिन आभार के साथ जीता हूं। जो पर्वतारोही समझौता करता है वो असली नहीं होता। अगर बाघ अपनी जंगली प्रवृत्ति खो दे तो क्या वो बाघ रहेगा? मुझे जन्म से ही एक खोजी का सौभाग्य मिला है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक खोज करता रहूंगा और पहाड़ चढ़ता रहूंगा। पार्क आत्महत्या नहीं करना चाहते थे। उनका पहाड़ पर खुद को खत्म करने का इरादा नहीं था। आखिरकार वो 47 साल के एक आदमी थे जिनकी सियोल में पत्नी और एक किशोर बेटा था। उन्होंने इंटरव्यू में कम चढ़ाई करने, जूनियर पर्वतारोहियों का ध्यान रखने और सार्वजनिक हस्ती तथा फाउंडेशन प्रमुख के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की बात कही थी। एक और रोमांचक यात्रा, उन्होंने सोचा। फिर वे रिटायर होकर अपने बनाए जीवन का आनंद ले सकते थे। लेकिन जहां आम लोग रिटायरमेंट की बातें सुन रहे थे, वहीं जो लोग वास्तव में पार्क को जानते थे, उन्होंने एक पल के लिए भी इस पर विश्वास नहीं किया। पार्क अपने परिवार के लिए वहां रहना चाहते थे, लेकिन कोई हिमालय की सबसे खतरनाक और अब तक न चढ़े रास्ते के लिए टिकट नहीं बुक करता, ना ही पार्क जैसी चढ़ाई रणनीति अपनाता। लेकिन इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे। पार्क इस ऐतिहासिक रास्ते पर अकेले प्रयास नहीं कर रहे थे। उनके साथ टेंट में शरण लिए हुए 2 लोग थे, जिनके चुनाव और वफादारी उनकी किस्मतों को ऐसे जोड़ देंगे जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था। पार्क के साथ ये 2 लोग यूं ही नहीं चुने गए थे। ये वही 2 लोग थे जो 2009 में एवरेस्ट पर उनके साथ एक ही रस्सी से बंधे थे और 2010 में उनके साथ इसी रास्ते की कोशिश कर चुके थे। कॉन्की सुक, जो अंडोंग उत्तर ग्योंगसांग प्रांत से थे, उनकी उम्र 33 साल थी। वह 2 बेटों और एक बेटी में सबसे बड़े थे। उन्होंने 1997 में अंडोंग नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया।
पर्वतारोहण क्लब में शामिल हुए और हिमालय की ओर बढ़ने से पहले सियोल के ऊपर स्थित ग्रेनाइट पर्वत बुखान सान पर नियमित अभ्यास चढ़ाइयां शुरू कर दीं। 2004 तक वह डेनाली के छात्र अभियानों का नेतृत्व और पश्चिमी चीन के पर्वतीय क्षेत्रों का अन्वेषण कर रहे थे। 2006 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद उन्होंने गॉडविन कोरिया अल्पाइन चैलेंज टीम ज्वाइन कर पर्वतारोहण को समर्पित किया। उसी साल लोत्से की दक्षिणी दीवार पर पहली कोशिश में चट्टान गिरने से उन्हें बेस कैंप लौटना पड़ा। उन्होंने 2 हफ्ते आराम किया, फिर से कोशिश की और शिखर से पहले अंतिम कैंप तक पहुंच गए, लेकिन हालात के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। 2008 में उनकी पहली एवरेस्ट चढ़ाई कैंप 4 के ऊपर ठंड से अंगुलियां जमने के कारण रुक गई थी। उन्होंने उस बार भी शिखर तक पहुंचने की कोशिश छोड़ दी। अगले साल वापस आए और पार्क की कोरियन रूट से शिखर पर पहुंचे। कोरियन पर्वतारोहियों के बीच वह ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जो बहुत कम बोलते थे और बहुत कठिन चढ़ाई करते थे। कॉन्ग वहां थे जब एक इंसान जितना बड़ा पत्थर उन पर गिरा और उनके घुटने की नस फट गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से काठमांडू ले जाया गया और सर्जरी के लिए वापस कोरिया भेजा गया। और अब 12 महीने से भी कम समय में वो फिर से उसी पहाड़ के नीचे वापस आ गए थे। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन अगर कोई पत्थर मेरी नस फाड़ देता और मुझे पहाड़ से एयर लिफ्ट करना पड़ता तो मैं दूसरा शौक ढूंढता। लेकिन कांग 12 महीने में ही लौट आए थे। कांग के साथ शिन डोंगमिन थे जो 2008 से उनके नियमित पर्वतारोहण साथी हैं। पर्वतारोहण की दुनिया में शिन किसी भूत की तरह हैं। वो मशहूर नहीं थे, उन्होंने कभी चमकदार इंटरव्यू नहीं दिए और पर्वतारोहण की मीडिया में उनका लगभग कोई नामो निशान नहीं था। पर्वतारोहण में आपकी पहचान उसी रस्सी से होती है जिससे आप बंधे हैं। शिन पार्क के सबसे भरोसेमंद साथी थे। वह मई 2009 में पार्क के कोरियाई मार्ग से एवरेस्ट और 2010 में अन्नपूर्णा की पहली चढ़ाई की कोशिश में शामिल थे। वह एक शांत, बेहद सक्षम पेशेवर थे जो सिर्फ इसलिए मृत्यु क्षेत्र में खतरनाक और कठिन काम करते थे क्योंकि पार्क ने उनसे ऐसा करने को कहा था। ये एक अनुभवी, युद्ध में आजमाया दल था। तीनों पुरुषों ने 2009 में एक बेहद कठिन नई मार्ग से एक साथ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। उन्हें पता था कि अत्यधिक दबाव में एक दूसरे का काम करने का तरीका क्या है, और जब वे बेस कैंप में बैठे थे तो वे किसी भी हाल में चोटी तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ये समझने के लिए कि वे इतनी अकल्पनीय जोखिम उठाने के लिए इतने दृढ़ क्यों थे, आपको दक्षिण कोरियाई पर्वतारोहण की तीव्र दबाव वाली संस्कृति को समझना होगा। दक्षिण कोरिया हिमालयी अभियान में यूरोपियों से एक पीढ़ी बाद जुड़ा, लेकिन मेगा ब्रांड्स की कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप और जबरदस्त राष्ट्रीय गर्व से प्रेरित होकर वे 26,000 फुट ऊंचे शिखरों के सबसे तेज कलेक्टर बन गए। पर्वतारोहियों को राष्ट्रीय हीरो जैसा सम्मान मिलता था। उनकी चढ़ाइयां प्राइम टाइम न्यूज में दिखती थीं, जो मुझे ठीक लगता है। कौन नहीं चाहता राष्ट्रीय गर्व? लेकिन प्रायोजकों का दबाव बहुत था। अगर आप सबसे कठिन, खतरनाक पहाड़ों पर नहीं चढ़ते तो फंडिंग नहीं मिलती थी। फंडिंग न हो तो आपको पर्वतारोहण छोड़ना पड़ता है। इससे पर्वतारोहियों में शिखर या मौत जैसी सोच आ गई। इस व्यवस्था ने जोखिम उठाने वालों को प्रसिद्धि और सतर्क पर्वतारोहियों को गुमनामी में डाल दिया, और इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। 1990 से 2011 के बीच 60 से ज्यादा दक्षिण कोरियाई पर्वतारोही हिमालय में मारे गए। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्क उसी व्यवस्था का शिकार था। वह इसके लिए बहुत समझदार, बहुत अनुभवी और बहुत आत्मजागरूक था। लेकिन वह उसी व्यवस्था की उपज भी था। वह अपने दोस्तों की परछाइयों का बोझ लेकर चढ़ा, और अन्नपूर्णा अगली सीमा थी जिसे जीतना था। 2011 में अन्नपूर्णा जाने से पहले उसने कोरियाई प्रेस से कहा, इस बार मैं पिछली बार की तरह लौटूंगा नहीं, चाहे जितना समय लगे, शिखर तक जरूर पहुंचूंगा। 2011 में बेस कैंप पहुंचे उस व्यक्ति की यही सोच थी। वह किसी स्तर पर वही जानता था जो कोई भी ईगल्स का प्रशंसक जानता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कभी सच में छोड़ नहीं सकते। इस प्रयास के लिए पार्क की टीम उस दौर के कोरियाई अभियानों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक चढ़ाई रणनीति का उपयोग नहीं कर रही थी। वे अल्पाइन शैली में थे। अगर आप पर्वतारोही नहीं हैं तो यह अंतर शायद तकनीकी लगे,
लेकिन यह जोखिम की गणना से जुड़ी हर चीज को बदल देता है। तो मैं इसे जल्दी से समझा देता हूं। पारंपरिक अभियान शैली में एक बड़ी टीम कई हफ्तों तक पहाड़ पर रस्सियां लगाती है, शिविरों में खाना और ऑक्सीजन जमा करती है और एक तरह का ढांचा चोटी तक बनाती है। जब तक शिखर टीम अपनी चढ़ाई शुरू करती है, तब तक वहां पहले से ही सुरक्षा के लिए रस्सियां लगी होती हैं, पीछे लौटने के लिए शिविर होते हैं और नीचे सहायक पर्वतारोही तैनात होते हैं। अल्पाइन शैली इन सब चीजों को हटा देती है। 2 या 3 लोग अपनी पीठ पर सब कुछ लेकर चलते हैं और बेस कैंप से शिखर तक एक ही बार में बिना किसी ढांचे और बिना किसी बैकअप के चढ़ाई करते हैं। 21,000 फीट की ऊंचाई पर मौसम बदले तो छुपने के लिए कैंप नहीं होता। अगर कोई निचले बर्फीले क्षेत्र के ऊपर कोई चोटिल हो जाए तो उनके पीछे 1 घंटे की दूरी पर भी कोई सहायता दल नहीं होता। गलती की गुंजाइश लगभग शून्य है। इसका विचार है कि छोटी तेज टीम कम समय तक पत्थर गिरने और हिमस्खलन जैसे असली खतरों के संपर्क में रहती है। यह गति ही सुरक्षा का अंतर है। आप अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर 10,000 फीट ऊंची चट्टान इतनी तेज चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी पहाड़ ऊपर से पत्थर गिरा सकता है। इस फैसले का असर बाद में उन्हें परेशान करेगा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस चुनाव में पार्क के पास रफ्तार के अलावा एक और कारण था। वो एक बयान दे रहे थे। 2011 तक वो कोरियाई पर्वतारोहण को उसकी झंडा गाड़ने और शिखर इकट्ठा करने वाली छवि से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और इसे एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे जो छोटी टीमों के साथ बिना किसी शॉर्टकट के नई चढ़ाई मार्ग तैयार करता है। ऐसी चीज जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीरता से लेना ही पड़ता। 2009 की एवरेस्ट कोरियन रूट ने उस बातचीत की शुरुआत की थी। अन्नपूर्णा को उसे खत्म करना था। 17 अक्टूबर को तीनों आदमी बेस कैंप से निकले और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ। दक्षिणी चेहरा सहयोग कर रहा था। वे तेजी से आगे बढ़े और हल्के चढ़े। दक्षिणी चेहरे की खड़ी सुरंग में ऊपर और ऊपर चढ़ते गए। 1.5 दिन तक वे अथाह खालीपन में ऊपर बढ़ते रहे और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े। 18 अक्टूबर की दोपहर तक वे लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। अब रास्ते के तकनीकी हिस्से में गहराई तक निचले हिस्सों को पार करते हुए और उस कूलवार तंत्र में पहुंच गए थे जो दीवार के 2 विशाल स्तंभों के बीच जाता था। यही वो हिस्सा था जिसने 1992 में पिएरे को रोक दिया था। यहीं के आसपास उली स्टेक बेहोश हो गए थे और गिर गए थे और यहीं से सब कुछ गलत हो गया था। देखिए, एक और बात है जो मैंने अन्नपूर्णा की दक्षिणी दीवार के बारे में नहीं बताई थी। मौसम। हिमालय में चढ़ाई के 2 मौसम होते हैं। वसंत, जब गर्मी की मानसून आने से पहले पहाड़ों को बर्फ और तेज तूफानों में डुबो देता है, और शरद ऋतु, जब मानसून लौट जाता है और सर्दी शुरू होने से पहले आसमान थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाता है। अक्टूबर मानसून के बाद के मौसम का आखिरी दौर है। मामला यह है कि गर्मी की मानसून पहले ही भारी बर्फ गिरा चुकी होती है और अक्टूबर के अंत तक हवाएं पहाड़ की सतह को साफ कर देती हैं या बर्फ को सख्त दबा देती हैं, जिससे बड़े हिमस्खलन की संभावना काफी कम हो जाती है। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि देर पतझड़ की कड़ाके की ठंड ढीले पत्थरों को अपनी जगह जमा देती है। यह अस्थायी गोंद की तरह काम करती है जो दक्षिणी दीवार पर लगातार होने वाले जानलेवा पत्थर गिरने को रोकती है, जिसके लिए वो बदनाम है। इसी कारण पार्क ने यह समय चुना। दक्षिणी दीवार पर हुए सभी गंभीर अल्पाइन शैली के प्रयास अक्टूबर में ही हुए हैं। एकमात्र समस्या यह है कि यह समय सिर्फ औसतन होता है, कोई गारंटी नहीं। अन्नपूर्णा ऐसी जगह है जो हिमालय में सबसे ज्यादा मौसम के प्रति संवेदनशील पर्वतों में से एक है। अक्टूबर के अंत में साफ आसमान और विनाशकारी तूफान के बीच का समय बहुत ही कम होता है। तूफान बिना चेतावनी पहाड़ से टकरा सकते हैं। इस टीम ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी कि अक्टूबर का मौसम इतना तो टिकेगा ही कि वे दीवार पर चढ़कर वापस नीचे आ सकें। लेकिन इस पहाड़ की कुछ और ही योजना थी। पार्क और अन्य पर्वतारोही जब 21,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपरी कूलवार सिस्टम में बढ़ रहे थे, तब अचानक अन्नपूर्णा के आसमान पर बिना चेतावनी के तूफान आ गया। ऊपरी हिस्से में हवा तेज हो गई और फिर वही चीज होने लगी जिससे बचने के लिए उन्होंने खास तौर पर मौसम के आखिर में चढ़ाई चुनी थी।
उनके ऊपर की चट्टानें गिरने लगीं और क्योंकि वे उस विशाल तकनीकी हिस्से के अंदर गहराई में थे जहां छुपने की कोई जगह नहीं थी, तूफान से टूटकर गिरने वाली हर चीज सीधा उन्हीं की ओर बरसने लगी। और याद रखिए, उन्होंने अल्पाइन शैली में चढ़ाई करने का चुनाव किया था। वहां छुपने को कोई कैंप 2 नहीं था। तेजी से नीचे उतरने के लिए वहां कोई सुरक्षा रस्सियां नहीं थीं जिनसे खुद को बांधकर जल्दी उतरा जा सके। वे डेड जोन में फंसे हुए थे, एक बर्फीले तूफान में, एक लगभग सीधी दीवार पर जो उनके ऊपर लगातार टूट रही थी। पार्क और बाकी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक बेतहाशा संघर्ष शुरू कर दिया। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि उन तीनों आदमियों ने उस पल में कितनी भयानक दहशत महसूस की होगी जब वे ऊपर से लगातार गिरती बर्फ और पत्थरों के बीच सीधी चट्टानों और गहरी दरारों वाले अनजान इलाके में नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। पार्क इससे भी कठिन हालात झेल चुके थे। 1991 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ते हुए वे दक्षिण पश्चिमी ढलान पर 490 फीट नीचे गिर गए थे। वो पहाड़ से टकराए, फिर भी गिरते रहे और किसी तरह रुक गए। वो वहां से चलकर निकल गए। वो 2 साल बाद लौटे और चोटी पर पहुंचे। 2007 में उन्होंने एवरेस्ट पर अपने 2 करीबी साथियों को मरते देखा, फिर भी हार नहीं मानी। ये एक ऐसा आदमी था जिसे अपने पूरे वयस्क जीवन में पहाड़ों ने परखा था और उसने हमेशा रास्ता निकाल लिया था। अगर किसी के पास उस स्थिति में एक खतरनाक उतराई को पार करने का अनुभव, सहजबोध और जबरदस्त इच्छा शक्ति थी, तो वह पार्क योंगसुल थे। और टीम को यह पता था, पार्क असल जिंदगी में वही इंसान थे जो कभी हार मानने को तैयार नहीं थे। हर बार पहाड़ ने उन्हें गिराने की कोशिश की, वे फिर उठे। उन्हें लगा कि इस बार भी ऐसा ही होगा। 18 अक्टूबर को लगभग 4 बजे दोपहर में पार्क ने अपना रेडियो ऑन किया और बेस कैंप को कॉल किया। सबके अनुसार उनकी आवाज शांत थी। उन्होंने बताया कि मौसम बदल गया है, एक भारी पत्थरबारी उनकी ओर आ रही है और वे नीचे आ रहे हैं। फिर वे रुके और उन्होंने पूछा, हम उस पार कैसे जाएं? बेस कैंप पर किसी को नहीं पता था कि वे क्या देख रहे या किससे बात कर रहे। जहां वे थे वहां से पहाड़ का वह हिस्सा नहीं देख सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो किसी पत्थर गिरने वाले रास्ते के बारे में पूछ रहे हैं, बर्फ के किसी हिस्से के बारे में, या उनके नीचे रास्ते में खुली किसी दरार के बारे में। पार्क योंगसुक, जिन्होंने ऐसी समस्याओं को सुलझाने में 30 साल बिताए, अपनी उतराई के दौरान कुछ देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। यही आखिरी बात थी जो उन्होंने कही थी। फिर खामोशी। बेस कैंप ने तुरंत कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर से कॉल किया, कुछ नहीं। वे शाम भर, रात भर और अगले दिन सुबह तक कॉल करते रहे, फिर भी कुछ नहीं। अगर कोई पर्वतारोही हिमालय में चुप हो जाए तो आमतौर पर उम्मीद की जाती है। अगर कोई पर्वतारोही अन्नपूर्णा पर चुप हो जाए तो आप बुरा ही सोचते हैं। अगली सुबह तक बेस कैंप की टीम के 2 सदस्य पहले ही उस दीवार के नीचे तक चढ़ चुके थे जहां से पार्क, कॉन्ग और शिन निकले थे। और जो उन्होंने पाया उससे उनके मन में यह पक्का हो गया कि वे नहीं बचे होंगे। जहां उनका एडवांस्ड कैंप था वहां हिमस्खलन ने सब साफ कर दिया। हर लिहाज से उन्हें पता था कि ये तीनों आदमी शायद अब तक मर चुके हैं। कोरियन अल्पाइन फेडरेशन ने काठमांडू में हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। 20 अक्टूबर तक वो हवा में था। ऊपर से खोजी टीम ने देखा कि शायद वो टीम की रस्सियों में से एक थी। अगले 8 दिनों में 5 कोरियन पर्वतारोहियों और 14 शेरपाओं की संयुक्त टीम ने दक्षिणी दीवार के तल पर और उसकी जड़ में मौजूद दरारों को बहुत सावधानी से खोजा। उन्होंने हवाई दृश्य में दिखे इलाके को निशाना बनाया। उम्मीद थी रस्सी पर्वतारोहियों तक ले जाएगी। शुरुआत में वे हैरान रह गए। दीवार की जड़ में कोई शव नहीं था और ग्लेशियर पर कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पर्वतारोही सामान सहित अचानक गायब हो गए हों। आखिरकार यहां हो क्या रहा था? जरा एक छोटा सा विषयांतर। हर महीने एक ऐसी कहानी होती है जो YouTube पर कभी नहीं आती। अगर चाहे तो वह है। पेट्रियन लिंक नीचे है। तो हम कहां थे? उनके पास बस एक ही सुराग था, वही रस्सी जिसे हेलीकॉप्टर ने पहले देखा था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जो उन्होंने पाया
उससे किसी को भी कोई राहत नहीं मिली। वे जिस रस्सी को ढूंढ रहे थे वो 12 फीट गहरी बर्फ में आंशिक रूप से दबी थी। और भी बुरा था कि वह कट चुकी थी। और पहाड़ पर कटी रस्सी बहुत बुरा संकेत है। जब रस्सी को इस तरह साफ साफ कटा हुआ पाया जाता है तो इसका मतलब दो में से एक होता है। या तो ऊपर की चट्टान का कोई टुकड़ा इतनी जोर से गिरा कि उसने ब्रेडेड नायलॉन को काट दिया और ऐसी टक्कर में कोई इंसान जिंदा नहीं बचता, या फिर हिमस्खलन इतनी जोर से आया कि रस्सी बस सब कुछ एक साथ इतनी तेजी और वजन से हिलने के कारण टूट गई। इसका मतलब है कि उस ढलान से जो भी नीचे आया उसने इन लोगों को सिर्फ गिराया भर नहीं था, उसने उन्हें प्रतिक्रिया करने, खुद को रोकने या कुल्हाड़ी गालकर पकड़ने का मौका भी नहीं दिया। ये इतनी जोर से टकराया कि सब कुछ तुरंत खत्म हो गया। और यही वजह है कि खोज में कुछ और नहीं मिला, क्योंकि इतनी जबरदस्त ताकत का मतलब था कि वे कहीं पास में नहीं गिरे थे। वे दक्षिणी ढलान की गहरी बर्फीली दरारों और चट्टानी दरारों में बह गए, शायद ऐसी जगहों पर पहुंच गए जहां 10 दिन की खोज, 14 शेरपा और एक हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच सकते। पर्वतारोही निश्चित रूप से मर चुके थे और खोज दल को यह पता था। तो 28 अक्टूबर को पार्क के द्वारा रेडियो पर वो सवाल पूछने के 10 दिन बाद कोरियन अल्पाइन फेडरेशन ने खोज को स्थगित कर दिया। अगर किसी चमत्कार से वे गिरने के बाद भी बच गए होते तो भी उनके पास बैग में सिर्फ 4 दिन का खाना था। मृत्यु क्षेत्र में बिना आश्रय, सामान या फिक्स्ड रस्सियों के 10 दिन बिताना सचमुच असंभव है। पार्क, कांकी सोक और शिन डोंगमिन को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। वो 47 साल के थे। 3 नवंबर 2011 को कोरियन अल्पाइन फेडरेशन ने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोक हॉल में एक संयुक्त पर्वतारोही का अंतिम संस्कार आयोजित किया। फेडरेशन ने पहली बार किसी अभियान के लिए संयुक्त सेवा आयोजित की। 4000 से अधिक शोकाकुल लोग वहां से गुजरे। पार्क की पत्नी और उनका किशोर बेटा सियोंग मिन हॉल के सामने थे। सेवा के दौरान पार्क के अपने शब्द एक स्क्रीन पर दिखाए गए। पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं को अपने काम के लिए जाना ही होता है। शहर पर्वतारोहियों के लिए नहीं है। मेरे पास खोजकर्ता की किस्मत है। मेरी किस्मत है कि मैं मरने तक खोज करता रहूं। और उसने ऐसा ही किया। पार्क यंगसोक ने पूरी तरह से ये जानते हुए कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, अन्नपूर्णा की दक्षिणी दीवार पर चढ़ने का एक सोच समझकर फैसला किया। लेकिन एवरेस्ट पर मरने वालों के पास हमेशा ये विकल्प नहीं होता। शेरपा लोगों को व्यावसायिक मशीन डेथ जोन में भेजती है, जो महान पर्वतारोहियों को बलि का बकरा मानती है। यही हमें अगली कहानी तक ले जाता है।